हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना के अधिकार का। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के तहत हमने जाना कि उपभोक्ता किसे कहा जाता है और उपभोक्ता को किन परिस्थितियों में शोषण का शिकार होना पड़ता है, यानी उपभोक्ता शोषण के क्या कारण हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, साथ ही एक उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अध्ययन किया कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा को उसका उचित मूल्य या प्रतिफल चुका करके क्रय करता है और उस वस्तु से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है या उस वस्तु का उपयोग करता है, तो वह व्यक्ति विशेष उपभोक्ता कहलाता है। हमने ये भी जाना कि कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब उपभोक्ता को किसी वस्तु के क्रय के दौरान, किसी भी सेवा के उपयोग के दौरान शोषण का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम तोल कर दे देना, मिलावटी वस्तु देना, या हम कहें MRP से अधिक वसूल करना। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण हम कह सकते हैं उपभोक्ता का शोषण होने लग गया था। और ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता के अधिकारों की मांग उठी और उपभोक्ता के संरक्षण की मांग की जाने लगी। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य किया गया अमेरिका में। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। वहाँ नाडेर नामक एक कार्यकर्ता के द्वारा जोरों शोरों से ये मांग उठाई गई, आंदोलन चलाया गया और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप बाद में वहाँ के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जॉन F कैनेडी, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया और इनके सम्मिलित प्रयासों से 1962 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक अमेरिका में लाया गया। और इस संरक्षण विधेयक के द्वारा उपभोक्ता को 4 मूल अधिकार प्रदान किए गए। मतलब 4 अधिकार थे जो कंज्यूमर को दिए गए, उपभोक्ता को दिए गए। कौन कौन से अधिकार थे ये थे सुरक्षा का अधिकार, कि किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु जो खरीद रहा है उससे उपभोक्ता के जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कोई भी ऐसी वस्तु उपभोक्ता को नहीं दी जानी चाहिए जो कि उसके जीवन के लिए संकट उत्पन्न करे। दूसरा था सूचना प्राप्ति का अधिकार, कि उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय करने जा रहा है, खरीदने जा रहा है, उसके संबंध में उसे सभी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है कि ये वस्तु कब बनी, इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यानी कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को खरीदते वक्त चयन करने का अधिकार होना चाहिए। जितने भी विकल्प उपलब्ध हैं उनमें वो अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी उचित विकल्प का चयन कर सकता है और इसी के साथ ही उचित फोरम या उचित मंच पर उसे सुनवाई का अधिकार भी प्रदान किया गया। बाद में आगे चल करके 4 और अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण था उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति शिक्षा प्राप्त करने का भी एक अधिकार है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार उसे दिया गया, साथ ही स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी उसे दिया गया। तो ये हमने देखा कि भाई शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है अमेरिका से। अब आते हैं भारत में, कि भारत में उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में कब से सोचना शुरू किया। तो यदि हम आज़ादी से पहले की बात करें तो 1930 में एक एक्ट बना था, 1930 में एक अधिनियम बना था, माल विक्रय अधिनियम। तो माल विक्रय अधिनियम के द्वारा थोड़े बहुत उपभोक्ता के अधिकारों का, उपभोक्ता के हितों के बारे में सोचा गया। जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन कैसा रहा, क्या उपभोक्ता के अधिकारों की मांग की गई, क्या उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की दिशा में कार्य किया गया, तो इसके बारे में जो सुस्पष्ट हमें प्रयास नजर आता है वो आता है 1966 में। 1966 में प्रमुख उद्योगपति JRD टाटा के नेतृत्व में मुंबई में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपति थे, उन्होंने फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन का गठन किया और इसके माध्यम से उपभोक्ता के अधिकारों की दिशा में कार्य किया। और हम 1966 के बाद देखते हैं कि अनेक राज्यों में इसी तरह से कई उपभोक्ता कल्याण संस्थाओं का गठन किया गया, यानी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ने लग गई। उपभोक्ताओं के हितों की मांग करने के लिए अनेक संगठन, अनेक समितियों का गठन होने लग गया।
आगे चल के हम देखते हैं कि 9 अप्रैल 1985 को, कब? 9 अप्रैल 1985 को यूएनओ, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके द्वारा अपने जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उनको उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाने का आग्रह किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना दिया उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर कि ये लो, आप इसके अनुरूप अपने अपने देशों में उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाओ। ये किसके द्वारा किया गया आग्रह? ये आग्रह किया गया था यूएनओ के द्वारा। कब किया गया? 1985 में। क्या कहा इसमें सदस्य राष्ट्रों को कि भाई सब अपने अपने देशों में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए क्या बनाओ? उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई। जब हमने देखा कि अमेरिका से शुरुआत हुई तो अमेरिका में 15 मार्च 1962 को ये उपभोक्ता संरक्षक विधेयक लाया गया था। 15 मार्च की डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं भारत की। भाई 1985 में यूएनओ ने आग्रह किया अपने सदस्य राष्ट्रों से कि आप कानून बनाओ उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो इसी दिशा में भारत में 24 दिसंबर 1986, इंपॉर्टेंट डेट है, 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हुआ। और यहाँ 24 दिसंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। आगे चल के जैसे जैसे समय बदला, चूँकि ये कानून बना था 1986 में, जैसे जैसे परिवर्तन की गुंजाइश महसूस हुई, ये महसूस किया गया कि परिस्थिति बदल रही है, इस कानून में भी कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1993 और 2002 में इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। तो अभी तक हमारा चलता आ रहा था 1986 का उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, यानी जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो कानून अभी तक चल रहा था 2020 तक, तो वो हमारा 1986 का ही कानून चल रहा था। अपनी बुक में 1986 के कानून का ही उल्लेख किया गया है। लेकिन वर्तमान में 20 जुलाई 2020 को, कब? 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। याद रखनी है ये बात कि अभी तक तो कुछ संशोधन हुए थे, हालांकि 1993 में, 2002 में, लेकिन फिर भी जो मूल था 1986 का उपभोक्ता संरक्षण कानून वही चला आ रहा था। लेकिन अभी 2020 में जो हमारा नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019 वो लागू कर दिया गया है। तो ये लागू हुआ कब है? 2020 में, लेकिन ये पारित हो गया था 2019 में। तो इसलिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, लेकिन डेट लागू होने की कब है? जुलाई 2020। क्लियर? तो अभी ये हमारा जो नया अधिनियम है ये कार्य कर रहा है। तो अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा कि जो 1986 के तहत जो प्रावधान थे वो सब हट गए क्या? तो प्रावधान हटे नहीं है, आप ये कह सकते हो कि उसका एक संशोधित रूप है ये। मतलब विधेयक तो अलग है ये, लेकिन जो जो कमियां महसूस की गई 1986 के एक्ट में, क्योंकि समय बहुत परिवर्तित हो चुका है। आप देखो 34 साल हो गए हैं 1986 के बाद, 34 साल में कितना समय परिवर्तन हुआ है। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग का इतना ट्रेंड पकड़ रखा है, जबकि ये जो पुराना हमारा विधेयक था, पुराना जो कानून था, इसमें ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा था उसको लेकर के कुछ स्पष्ट नियम प्रावधान नहीं थे। उपभोक्ता धोखाधड़ी के, लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होते जा रहे थे। इसी के साथ ही इसमें जो उपभोक्ताओं को रिलीफ, उपभोक्ता को जो मदद दी जा रही थी, हम कहें उपभोक्ता के विवादों का जो निस्तारण किया जा रहा था, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप कुछ सुधार करने थे, तो एक नया ही विधेयक बना दिया गया और इस विधेयक ने जगह ले ली है 1986 के कानून की। तो अभी हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है, जो कि पुराने अधिनियम की तुलना में कम समय में कार्य करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे? हम दोनों चीज़ों को, 1986 के एक्ट को भी और ये जो नया है इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रावधान तो वही हैं, कुछ चेंज किए गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो अब पहले अपन बात कर लेते हैं
उपभोक्ता के अधिकारों की व कर्तव्य की, कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को, यानी हम जब एक उपभोक्ता के रूप में होते हैं तो हमें 6 अधिकार प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से, और जो अब 2020 में लागू हुआ है एक्ट, उसमें भी यही प्रावधान है, यही उपभोक्ता की परिभाषा है जो कि हम पढ़ चुके हैं 1986 के एक्ट के तहत। तो एक बार देख लेते हैं संक्षिप्त में कि कितने जो 6 अधिकार हैं वो हमें कौन कौन से प्राप्त हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो सबसे पहला अधिकार है हमें सुरक्षा का अधिकार। पहला अधिकार हमारा क्या है? सुरक्षा का अधिकार, कि हमें ऐसे माल से, ऐसी वस्तु से सुरक्षा का अधिकार है जो वस्तु हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। ये सुरक्षा का अधिकार हमने देखा था अमेरिका में दिया गया था, आया याद? दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है सूचना प्राप्ति का अधिकार, कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु, अब भाई जब खरीदने जा रहा है, अपना पैसा खर्च करेगा, फिर किसी वस्तु को प्राप्त करेगा, तो उस वस्तु के बारे में, कब बनी है वस्तु, किन किन सामग्रियों का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है ना, सारी जो जानकारी उपभोक्ता प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये सूचना प्राप्ति का अधिकार रहेगा, और जो विक्रेता है उसको ये सूचना देनी होगी। थर्ड हम बात करते हैं कि उपभोक्ता को चयन का अधिकार है। चयन का अधिकार मतलब चुनने का अधिकार है। उपभोक्ता को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको यही वस्तु खरीदनी है, इस वस्तु का यही मॉडल खरीदना है, बल्कि उपभोक्ता को जितने भी बाजार में विकल्प उपलब्ध हैं किसी वस्तु विशेष के, माना कि मैं टूथपेस्ट लेने के लिए गई, क्लोजअप भी आती है, कोलगेट भी आती है, पतंजलि का ब्रांड भी आता है, और भी न जाने कितनी आती हैं, तो विक्रेता मुझे बाध्य नहीं करेगा कि मुझे कोलगेट ही खरीदनी है। मेरा मन करेगा मैं पेप्सोडेंट लूँगी। मुझे जो मेरे बजट के अनुरूप चीज़ आएगी या जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी गुणवत्ता की दृष्टि से, मैं उस वस्तु का चयन करूँगी। मुझे किसी वस्तु विशेष को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या किसी ब्रांड विशेष को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो तीसरा हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर प्राप्त करने का अधिकार है, चयन करने का अधिकार है। फोर्थ हम देखते हैं कि सुने जाने का अधिकार, कि यदि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी होती है या मुझे लगता है मैं उपभोक्ता शोषण का शिकार हुई हूँ, मेरा शोषण हुआ है, तो मुझे उचित फोरम के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको अपनी बात सुनाने का अधिकार है। मुझे ये अधिकार है कि मुझे सुना जाएगा उचित मंच पर। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। यदि मुझे लगता है कि मेरा जो धन था वो खर्च हो गया है, मतलब अनावश्यक ही व्यर्थ ही चला गया है क्योंकि मैं धोखाधड़ी की शिकार हुई हूँ, तो मुझे कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मुझे जितना भी मेरा खर्चा हुआ है, जितना भी मुझे मानसिक संताप हुआ है, जितना भी मुझे महसूस होता है कि मुझे हर्जाना मिलना चाहिए उस चीज़ का, तो वो लेने का मुझे अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब हम बात कर रहे हैं राइट्स की। उसके बाद हम सिक्स्थ पढ़ते हैं उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, कि जब हम बात कर रहे हैं हमारे 5 अधिकार की, लेकिन जब तक हमें इन अधिकारों की जानकारी नहीं होगी हम पैरवी नहीं कर पाएंगे अपने अधिकारों की। तो उपभोक्ता को शिक्षा पाने का अधिकार है। उसे ये अधिकार है कि समय समय पर ये जितने भी उपभोक्ता मंच हैं ये समय समय पर उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें, उपभोक्ता को समय समय पर उनके अधिकारों से अधिकारों से अवगत कराते रहें। तो ये क्लियर है हमारा कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। एक बार डिटेल में इनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कोई 2 अधिकारों का वर्णन कीजिए उपभोक्ता को प्राप्त अधिकारों का, या स्पेशल लिख के दे देंगे कि चयन का अधिकार क्या है, या संरक्षण का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार वो नहीं 2005 वाला, ये उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। पहला आता है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ऐसी वस्तु या सेवा जो कि उपभोक्ता के जीवन के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी संपत्ति के लिए संकट पैदा करे, तो उपभोक्ता को उस वस्तु के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, आज पनीर, मिलावटी पनीर आ रहा है, मिलावटी मसाले आ रहे हैं, उनसे मेरे जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता ना हमारे जीवन को खतरा उत्पन्न। तो ऐसी वस्तुएं के विरुद्ध हमें संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कमजोर सीमेंट। अगर सीमेंट अच्छी नहीं है, मिलावटी सीमेंट है, गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी नहीं है, तो सीमेंट आप आए दिन अखबार में पढ़ते हो फलानी इमारत ढह गई, या ये मतलब जो कमजोर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया
जो खराब सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, तो इससे जो सार्वजनिक निर्माण कहीं चल रहा था तो इतने मजदूर हताहत हुए, इतने मारे गए ढहने से, इमारत ढहने से। तो कोई भी जो कमज़ोर सीमेंट है, जैसे कि मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं, इस तरह की कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा जो कि हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न करे, उन वस्तु सेवाओं के विरुद्ध हमें संरक्षण प्राप्ति का अधिकार है। दूसरा बात करते हैं सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को क्रय की जाने वाली, क्रय समझते हो ना, क्रय और विक्रय, जब खरीदते हैं तो उसको क्रय, बेचते हैं तो उसको विक्रय, अर्थशास्त्र की टर्म है ये सारी। तो उपभोक्ता को क्रय की जाने वाली वस्तु के गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक, मानक है ये यहाँ पे, शुद्धता मानक, मानव नहीं है, मानक है, शुद्धता मानक व मूल्यों के बारे में उत्पादक से या विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार है। उस वस्तु के बारे में हमारे मन में जितनी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, वस्तु कब बनी, कब इसकी लास्ट एक्सपायरी डेट होगी, एमआरपी कितनी है, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें प्रयुक्त किया गया है, सब उसकी गुणवत्ता से लेकर के उसकी मात्रा तक सारी चीज़ों की हमें जानकारी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वो हमें मना नहीं कर सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में सूचना देने से। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार व प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में कराई जाएगी, जिससे कि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सकेंगे और बाजार में एकाधिकार, मोनोपोली की स्थिति समाप्त हो पाएगी। यानी ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वस्तु, एक ही प्रोडक्ट, मतलब वस्तु से मेरा तात्पर्य है कि किसी वस्तु का एक ही जो उसकी ब्रांड है वो उपस्थित होगा मार्केट में या वो उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। उपभोक्ता अपने बजट के अनुरूप किसी भी चीज़ को खरीदने में स्वतंत्र होगा। ऐसे नहीं है कि किसी वस्तु का एक ही ब्रांड उपलब्ध करा दिया हो, उसी का एकाधिकार हो गया हो, बल्कि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें वो अपनी इच्छा और सहूलियत के अनुरूप चयन कर सकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उचित फोरमों के समक्ष ध्यान पाने या सुने जाने का अधिकार। मैंने बताया जब उपभोक्ता को लगता है कि मैं धोखाधड़ी का शिकार हो गया हूँ, तो उसको ये अधिकार है कि वह उचित फोरम में सुनवाई का उसका अधिकार है कि वह जो भी उसका मंच पड़ता है, जिला उपभोक्ता मंच या जहाँ पर भी वो शिकायत करना चाहे कर सकता है, उसे वहाँ पर सुना जाएगा। नेक्स्ट है अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ताओं को हम देखते हैं कि कई बार अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अनैतिक शोषण हो जाता है, उसका कम तोल दिया जाता है, कटी-पटी वस्तु दे दी जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या प्राप्त करने का अधिकार होगा? कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा, परितोष प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद है, उसका ये दायित्व होगा, उसका ये कर्तव्य होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जितने भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उपभोक्ता को, तो वो समय समय पर उपभोक्ता को उनके अधिकारों की शिक्षा देगा और मतलब शिक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा, प्रचार प्रसार के माध्यम से, विभिन्न डिजिटल जो माध्यम हैं या फिर अखबारों के माध्यम से समय समय पर सूचना प्रसारित करके उपभोक्ताओं को जागरूक करेगा, जिससे कि उपभोक्ता व्यापारियों के शोषण से बच सकेंगे। तो ये हमने अधिकार देखे। और जब हम बात करते हैं अधिकारों की, तो भाई कर्तव्य भी तो साथ में आते हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जो हमारे अधिकार हैं वो किसी दूसरे के कर्तव्य है, जो किसी के कर्तव्य है वो हमारे अधिकार है ना। तो ये बात हम जनरल टर्म में करते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों को पालन करें, अगर हम कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें खरीदारी करते वक्त, तो हम आराम से खुद को शोषण से बचा सकते हैं। तो ये वही है कर्तव्य कि एक उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या चीज़ों की सावधानी हमें बरतनी चाहिए जब हम किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं या किसी सेवा को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, किसी की सेवा को। उपभोक्ता को शोषण से बचने के लिए वस्तु या सेवा क्रय करते समय या भाड़े पर लेते समय, उधारी पर भी तो लेते ना, भाड़े पर मतलब कि कुछ समय के लिए हम उस चीज़ को लेते हैं, तो भाड़े पर लेते समय कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पहला है क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद या बिल आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। बिल लेना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, किसी भी वस्तु को ले रहे हैं, सेवा को ले रहे हैं, हमने उसके बदले में जो भी उसका प्रतिफल दिया है, उसका मूल्य चुकाया है वस्तु का, तो उसकी रसीद हमारे पास होनी चाहिए। कल को हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है या हमने जो सामान खरीदा है घर जाके देखते हैं उसमें कुछ कटा फटा निकल आता है या और भी कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो हम दावा तो कर पाएंगे ना जब हमारे पास बिल नहीं होगा, जब हमारे पास सबूत नहीं होगा कि हमने किसी चीज़ के लिए भुगतान किया है, तो हम एक स्टेप आगे ले ही नहीं पाएंगे, हम दावा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जितने भी रसीद बिल हैं, जितनी भी खरीदारी हम कर रहे हैं, तो वो हमें संभाल कर रखनी चाहिए।
दूसरा है वस्तु से संबंधित सभी लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अक्सर हम हड़बड़ी में होते हैं जब खरीदारी करने जाते हैं, लेकिन एक उपभोक्ता के रूप में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं ना, तो उस पर बहुत सारे लोगो होते हैं जो सरकार के द्वारा गुणवत्ता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उस लोगो को चेक करें, उसकी एमआरपी देखें, कहीं हमसे एमआरपी से ज़्यादा तो रुपए नहीं वसूल किया जा रहा है। उसकी पैकिंग की डेट देखें कि कहीं पुरानी वस्तु तो हमें नहीं दी जा रही है। सब तरह से संतुष्ट होकर के, कुछ चीज़ें तो लिखी होती है, जो नहीं लिखी हुई है वो आप संबंधित विक्रेता से पूछें, खुद को संतुष्ट करें, उसके बाद ही किसी वस्तु का क्रय करें। वस्तुओं से श्रेणीकरण तथा गुणवत्ता के चिन्हों, देखो ये मैंने बताया अभी कि जितने भी मानक चिन्ह हैं, उन मानक चिन्ह को देखने के बाद वस्तु खरीदी जाए। अब आप पूछोगे मानक चिन्ह क्या होते हैं, तो मैं उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे कि एग मार्क है, एग मार्क लगा रहता है जितने भी मसाले वसाले हम खरीदते हैं, तो ये इनकी शुद्धता का प्रतीक है कि ये वस्तु प्रमाणित कर दी जाती है, गुणवत्ता की दृष्टि से ये वस्तु अच्छी है। इसी तरह से हम ECO लिखा देखते हैं, तो जो इको क्या है, इसका इस चिन्ह का तात्पर्य कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। जिस वस्तु पे इको का लोगो लगा होगा, मार्क लगा होगा, तो उसका मतलब ये वस्तु पर्यावरण के अनुकूल है। इसी तरह से FPO, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कुछ चिन्ह मैं चित्रों के साथ। ये देखिए, ये है FPO। ये किस में लगाया जाता है, ये जितने भी अचार हैं, मुरब्बे हैं, खाद्य सामग्री है ना, तो उनके ऊपर ये आपको FPO का साइन मिलेगा, तो ये उसकी गुणवत्ता का प्रतीक है। इसी तरह से हम देखते हैं ISO, तो ISO बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, तो उसमें ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ ये संस्थान गुणवत्ता के नियमों के अनुरूप है। इसी तरह से हम देखते हैं ISI, तो अपनी मतलब खाद्य प्रसंस्करण की चीज़ें देख लो, या फिर दैनिक उपयोग की कोई भी वस्तु देख लो, हेलमेट देख लो, लोहे के सरिये, सीमेंट, तो इन सब में जो ISI मार्क होता है, कहाँ है, ये रहा ISI मार्क, देखते हो ना हेलमेट पे ISI, तो इसका मतलब ये गुणवत्ता के जो मानक हैं उनके अनुकूल है, ये चीज़ मानक जो होने चाहिए स्टैंडर्ड उनके अनुकूल है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हॉलमार्क भी आता है ना, तो ये कई चिन्ह हैं। ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हम देखेंगे, कोई खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं तो हम देखेंगे, दैनिक उपयोग की कोई वस्तु देख रहे हैं, कोई शिक्षण संस्था में जा रहे हैं, तो जो संबंधित जो मानक चिन्ह हैं उनका ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये मानक चिन्हों के अनुरूप वस्तु है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि हमें आभास हो जाता है कि भाई अपने साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, या सेवा जिसकी भी ली है, हमने प्लम्बर की सेवा ली है, इलेक्ट्रिशियन की ली है, किसी की भी सेवा ली है, तो हमारे साथ भाई सेवा में जो शर्तें थी उसके अनुकूल व्यवहार नहीं हुआ, उसके अनुकूल हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो वस्तु या सेवा में कोई कमी या दोष हमें मिलता है, पाया जाता है, तो हम तुरंत ही विक्रेता को सूचित करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको साड़ी का उदाहरण दिया था, भाई घर जाकर देखा साड़ी तो फटी हुई है, कटी हुई है, तो क्या है मेरा पहला दायित्व? मेरा पहला दायित्व ये है कि मैं विक्रेता को सूचित करूंगी। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर के माध्यम से तुरंत जाकर मैं सूचित करूंगी कि ये चीज़ ऐसे निकल आई है। यदि विक्रेता मेरे को कोऑपरेट करता है, मेरा सहयोग करता है, तो वो उस चीज़ को तुरंत ही बदल देगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर हमारे पास हथियार है ही कि अपना बिल है जो हमने संभाल के रखा हुआ है, उसके तहत हम जो उचित फोरम है उसमें अपना मामला उठाएंगे, और फिर हमारे पास सुनवाई का अधिकार है। वहाँ पर हमें उचित जो कंपनसेशन है, जो उसका भुगतान मिलेगा हमें वापस। नेक्स्ट है अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण जुटाए। वही बताया मैंने, जब आप शिकायत करने जा रहे हो मेरी साड़ी कटी फटी निकली है, तो आपके पास उसके उचित प्रमाण होने चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन जो चीज़ें हम मंगवाते हैं, ऑनलाइन चीज़ों की जब डिलीवरी होती है, जैसे कि फ़ोन आया तो हम बनाते हैं ना उसका वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जिससे हमारे पास प्रमाण रहे कि जब ये वस्तु हमारे पास आई, हमने इसका पैकेट ओपन किया तो हमें फ़ोन इस स्थिति में प्राप्त हुआ। हो सकता है कि फ़ोन हमें ख़राब मिले, तो हमारे पास एक सबूत रहेगा उस चीज़ का। तो अपनी शिकायत की पुष्टि में बिल है या जो भी दस्तावेज, जो भी प्रमाण पत्र हैं, वो हमें जुटाने हैं, जिससे कि हमारा मामला मजबूत हो सके यदि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ये भी हमारा दायित्व है। इसी के साथ ही विनिर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है, मैंने बताया कि यदि विक्रेता जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि साड़ी तो मैडम आपने तब क्यों नहीं देखी जब खरीदी थी, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास चारा है भाई कि हम अविलंब बिना देरी किए उपभोक्ता न्यायालय या राज्य सरकार या कोई भी उपभोक्ता मंच है उससे अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं और खुद को इन धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। और शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे होकर भी धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं। तो उपभोक्ता शिक्षा हमें 10th क्लास में पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक जिम्मेदार उपभोक्ता की तरह हम व्यवहार करें, और एग्जाम में तो आना ही आना है। चलो फिर ठीक है, पढ़ना है इसको अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद।